हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट में, जिसके अंदर अपन सारे एएनएम से रिलेटेड टॉपिक्स को डील करेंगे, सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने अस्थमा के डायग्नोसिस हमने पढ़ा था, उसका कोज हमने पढ़ा था और उसके सिम्टम हमने पढ़े थे। और हमने वहां पे आपको बताया था कि जो अस्थमा होता है वो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, मीन्स एक एलर्जी कंडीशन होती है। जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, एलर्जी होता है, उस एलर्जी के कारण ब्रोंकस का क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। कुछ हमने क्या किए थे, वहां पे कोजेज बताए थे। कुछ एलर्जी कंडीशन हो गई, क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, एनवायरनमेंट का चेंजेस हो गया, है ना। बहुत सारे क्या थे, कोजेज थे, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा होता था। मतलब अस्थमा को हम ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। ये बातें हमने वहां पे आपको मेंशन की थी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। हमने सिम्टम देखे थे। सिम्टम में क्या था, उसके अंदर डायफोरेसिस था, पेशेंट को एक्सेस पसीना आ रहा था, पेशेंट को टेकिकार्डिया था और वीजिंग साउंड था। वीजिंग साउंड कब आएगा, एक्सपायरेशन के समय। जब आप क्या करते हो, एक्सपायर करते हो, अपनी सांस को छोड़ते हो, उस समय आपको सीटी जैसी एक आवाज सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड बोलते हैं। और वो अस्थमा में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया पेशेंट को बताया था हमने, टेकिकार्डिया क्या होता है कि पल्स रेट का 100 से ऊपर चले जाना क्या कहलाता है, टेकिकार्डिया कहलाता है ना। पल्स रेट का 100 से ऊपर चले जाना टेकिकार्डिया कहलाता है और पल्स रेट का 60 से नीचे आना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। एक हमने पढ़ा था टेकिपनिया। टेकिपनिया में क्या था कि रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, मतलब 20 से ऊपर चले जाना रेस्पिरेशन का क्या कहलाएगा, टेकिपनिया कहलाता है। ये बातें हमने जो अपने इससे फर्स्ट जो क्लास हुई थी, इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने की थी। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे उसी अस्थमा से रिलेटेड, ये अस्थमा है, और हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि आप कैसे पता लगाओगे पेशेंट को अस्थमा हुआ है, ट्रीटमेंट के बारे में और नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर केयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या लिखा है, सबसे पहले सीबीसी लिखा है। सीबीसी आप क्यों करवाते हो कि सीबीसी के अंदर आप क्या देखते हैं, डब्ल्यूबीसी को चेक करते हैं कि इन्फेक्शन कितना हुआ है, वो डब्ल्यूबीसी बताती है ना। मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इंडिकेट करती है कि पेशेंट को कितना सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। तो एलर्जी कंडीशन होगी, इन्फेक्शन होगा, व्यक्ति को, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, उस पर अपन क्या करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। देखो सीबीसी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। और इसके अंदर अपन डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना, टू इंडिकेट द इन्फेक्शन, टू इंडिकेट द इन्फेक्शन। अब देखो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है और इसका फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड काउंट, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका व्हाइट ब्लड सेल्स जो सीबीसी के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो इन्फेक्शन क्या करती है, इंडिकेट करती है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, व्यक्ति का चेक करेंगे कि जब वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को इंसर्ट करता है और क्या करता है, एक्सपायरेशन करता है, उसमें वीजिंग साउंड आती है या फिर नहीं आती, ये चीज हम क्या करते हैं, पेशेंट की चेक करते हैं। उसके बाद स्पायरोमीटर से क्या करते हैं, मैंने आपको जब हमारी निमोनिया की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको स्पायरोमीटर के बारे में बताया था। ये क्या होती है, एक गोल एक क्या डब्बा होता है, आपको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें, एक डब्बा होता है जिसके अंदर क्या होता है, बॉल भरी होती है ना, बॉल भरी होगी। और ये क्या होगा, एक इस तरीके से एक वो माउथ होगा, फिक्सर, माउथ फिक्सेशन होगा, उसको क्या लगाएंगे और उसको सांस को छोड़ेंगे और अंदर लेंगे, जिससे अपन को क्या चलेगा, पता चलेगा कि कितना टाइडल वॉल्यूम है उस लंग्स का। उसके बाद चेस्ट एक्सरे अपन करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे अपन क्यों करवाते हैं कि ब्रोंकस कितना स्पाज्म हुआ है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ज्यादा ब्रोंकस स्पाज्म हुआ है या फिर कम ब्रोंकस स्पाज्म हुआ है या फिर बलगम कहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ है, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद एलर्जिक टेस्ट, एलर्जी टेस्ट करवाते हैं कि किस सब्सटेंस के कारण, किस पदार्थ के कारण क्या होता है, एलर्जी होती है, कि उसको किसी धुएं से है एलर्जी या फिर कॉटन से एलर्जी उसको, या फिर जो मैंने आपको कहा किसी चमड़े से एलर्जी है ना। तो किस सब्सटेंस से, किस पदार्थ से उसको क्या होती है, एलर्जी होती है, उसको धुएं से है, किसी मिट्टी से एलर्जी है, तो हम क्या करेंगे, एलर्जी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने डायग्नोसिस में क्या क्या पढ़ा, सीबीसी में हम डब्ल्यूबीसी चेक करेंगे टू इंडिकेट इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वीजिंग साउंड उसकी आती है या फिर नहीं आती, अस्कल्टेट करेंगे इसके द्वारा स्टेथोस्कोप के माध्यम से। उसके बाद स्पायरोमेट्री, हम उसका टाइडल वॉल्यूम चेक करेंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे की ब्रोंकस का स्पाज्म कितना हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद एलर्जी टेस्ट करवाते हैं। एलर्जी टेस्ट क्यों करवाते हैं कि किस
सब्सटेंस के कारण क्या हुआ है, उसको एलर्जी हुई है उस पेशेंट को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को, और एंटीबायोटिक कौन सी, अमीकासिन, है ना। कि जब क्या होगा, अस्थमा होगा और एलर्जी कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया के कारण अगर क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, किसी भी एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको अमीकासिन देंगे। एंटीबायोटिक में अपन मोस्ट कॉमन क्या देते हैं, अमीकासिन देते हैं अस्थमा के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अपन नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन क्या करता है, नेबुलाइजेशन ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। जब हम नेबुलाइजेशन लगाते हैं, समझ के नेबुलाइजेशन मशीन आती है, इसे देखा होगा आपने हॉस्पिटल में, एक मास्क होता है वो से लगाया जाता है ना, और उस नेबुलाइजर जो मशीन होती है उसके मास्क होता है, वहां पे एक चेंबर होता है ना, एक चेंबर आप देखना कभी, एक चेंबर होगा, उस चेंबर के अंदर या तो आप एस्थालिन डाल सकते हो मेडिसिन, या फिर आप बुडेकोड डाल सकते हो। ये दोनों क्या करती है, अस्थमा में क्या हुआ था, ब्रोंकस का स्पाज्म हुआ था, और हम क्या करेंगे, इस मेडिसिन की सहायता से ब्रोंकस को वापस डायलेट करेंगे, मतलब उसको खोल देंगे। किसकी सहायता से, इस नेबुलाइजेशन की सहायता से। दो मेडिसिन यूज में ली जाती है, एस्थालिन और बुडेकोड, मोस्ट कॉमन दो, बाकी बहुत सारी होती है, लेकिन अभी दो मेंशन की मैंने, एक तो एस्थालिन है और एक बुडेकोड है। ठीक है, उसके बाद है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये है हाइड्रोकोर्टिसोन, एक इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोर्टिसोन, 100 mg का आता है और 200 mg का भी आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि आपको उसको 100 mg का लगाना है या फिर उसको 200 mg का लगाना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये चीज बता देता हूं मैं कि जो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है वो शॉर्ट एक्टिंग वर्क करता है। क्यों, क्योंकि अस्थमा क्या है, एक सडन शॉट है ना। सडन शॉट का समझ गए आप कि एक सडन क्या आता है, उसको एक शॉट आता है और उसको अस्थमा की कंडीशन हो जाती है किसी भी एलर्जी के कारण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोकोर्टिसोन जो इंजेक्शन आता है ये आपको मार्केट में आपको 100 और 200 mg का आपको मार्केट में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग वर्क करता है। शॉर्ट एक्टिंग वर्क का मतलब समझ गए कि कुछ समय के लिए क्या करेगा, अपना फंक्शन करेगा और क्या कर देगा, व्यक्ति को रिलीफ करवा देगा। ठीक है, इसलिए हम ट्रीटमेंट के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन को भी यूज में ले सकते हैं। उसके बाद है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में एक तो अमीनोफाइलिन इंजेक्शन आता है और एक थियोफाइलिन इंजेक्शन आता है। ये दोनों क्या है, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। ठीक है, कि हम ब्रोंकोडायलेटर के अंदर मतलब ब्रोंकस का क्या करना है, डायलेट करना है। डॉक्टर क्या है, अमीनोफाइलिन को भी यूज में लेता है ब्रोंकोडायलेटर के रूप में और थियोफाइलिन को भी यूज में लेता है ब्रोंकोडायलेटर के रूप में। इसके अंदर एक मेडिसिन और आती है जिसको अपन बोलते हैं इटियोफाइलिन। एक मेडिसिन और आती है जिसको अपन इटियोफाइलिन, एक और आती है जिसको बोलते हैं अपन इटियोफाइलिन, है ना। लेकिन मोस्ट कॉमन डॉक्टर है वो अमीनोफाइलिन और थियोफाइलिन को इस ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज में लेता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक के अंदर अपन कौन सी यूज में लेंगे, अमीकासिन यूज में लेंगे। नेबुलाइजर के अंदर जो नेबुलाइजर मशीन आती है उसके अंदर मेडिसिन डाली जाएगी, उसमें एस्थालिन और बुडेकोड यूज में लेंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर अपन हाइड्रोकोर्टिसोन यूज में लेंगे, जो क्या करती है, शॉर्ट एक्टिंग काम करती है, मतलब कुछ समय के लिए वो काम करेगी और पेशेंट को रिलीफ करवा देगी। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर काम अभी यूज में लेते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रोंकस का स्पाज्म हो चुका है, उसको वापस अपन क्या करना है, खोलना है। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर वहां पे काम में लेंगे अपन। ब्रोंकोडायलेटर के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आएगी, कौन कौन से इंजेक्शन आएंगे, देखो मेंशन कर रखा है। अमीनोफाइलिन काम में लेंगे अपन, थियोफाइलिन काम में लेंगे और इटियोफाइलिन अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, पेशेंट को आराम हो जाता है ना। लेकिन इसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पेशेंट को एलर्जी से बचाना पड़ता है। जिस भी सब्सटेंसेस से या फिर जिस भी पदार्थ से पेशेंट को एलर्जी होती है तो उसको हमको क्या करना, प्रिवेंशन करना है। क्यों, क्योंकि अस्थमा क्या है, एक एलर्जी कंडीशन होती है, बिना एलर्जी के अस्थमा व्यक्ति को नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद O2 थेरेपी, पेशेंट को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देते हैं पेशेंट को, कंडीशन ज्यादा बढ़ जाए, अस्थमा ठीक ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर डाल देते हैं ना, कि पेशेंट को क्या हो, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। चलो ऑक्सीजन चलेगी तो पेशेंट क्या हो, धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि ब्रोंकस स्पाज्म है, अपन क्या करते हैं उसको धीरे, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन के अंदर जाएगी, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अगर कंडीशन ज्यादा बढ़ जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, इसके उपचार के लिए हम क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अस्थमा क्या है। अस्थमा एक एलर्जी कंडीशन है, ब्रोंकस स्पाज्म हो जाता है। कोज हमने आपको बता दिए थे, सिम्टम हमने आपको बता दिए थे, डायग्नोसिस हमने आपको बता दिए और ट्रीटमेंट हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर केयर। नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर केयर। अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, सेमी फाउलर पोजीशन। देखो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस पेशेंट को क्या हो, डिस्निया की प्रॉब्लम हो,
मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। समझ आ रही बात कि डिस्निया का मीन्स क्या है, डिस्निया का मीन्स ये होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में क्या होना, परेशानी होना। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को अगर ऐसी परेशानी होती है आप उसको सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हो कि व्यक्ति ना तो क्या होगा पूरा लेटी अवस्था में होगा और ना ही पूरी बैठी हुई अवस्था में होगा, मतलब 30 से 45 डिग्री के या 30 40 45 आप क्या कर सकते हो एंगल पे उसको आप लेटा सकते हो, है ना। तो व्यक्ति ना तो लेटी हुई अवस्था में रहेगा और ना ही व्यक्ति बैठी हुई अवस्था में रहता है, वो क्या कहलाता है, सेमी फाउलर पोजीशन कहलाता है, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद है चेक वाइटल साइन, है ना, कि हम उसके बीपी को, पल्स को, टेम्परेचर को, रेस्पिरेशन को चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि बात क्या हुई थी, पल्स और टेम्परेचर क्या है, दोनों ही बढ़ जाती है, पल्स और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू या फिर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस वाइटल साइन को चेक करते हैं। जिसके अंदर बीपी चेक करें, नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120 से 80 mm ऑफ एचजी नॉर्मल बीपी होती है। उसके बाद टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। उसके बाद अपन पल्स की बात करें तो एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो 72 बीट पर मिनट क्या होती है, नॉर्मल पल्स होती है। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन रेट जो अपन रेस्पिरेशन होता है ना, तो वो कितनी होती है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कंटिन्यू मेंटेन करेंगे। उसके बाद है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्या होगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर देखो कि अगर ब्रोंकस का क्या होगा, स्पाज्म हो गया, तो अगर हम क्या करेंगे, उसको उस ब्रोंकस के अंदर फोर्सफुली अगर क्या करेंगे, अपन एयर को इंसर्ट करेंगे तो ब्रोंकस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। तो आप इसको देखना, मैं आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके बताता हूं एक्चुअल में किस तरीके से करना है। कि आपको अपने नोज के द्वारा एक गहरी सांस लेनी है अंदर, है ना, कि गहरी सांस लोगे आप इसके द्वारा, नोज के द्वारा। फिर क्या करोगे, गहरी सांस लेने के बाद आपको वो सांस क्या करनी है, छोड़नी है। आप क्या करोगे कि पहले तो उसको 90% तक आप उसको माउथ के द्वारा धीरे धीरे छोड़ोगे और जब 10% आपके अंदर बचेगी उसको आपको क्या करना, फोर्सफुली छोड़ना है। तो मैं आपको एक्चुअल में ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके बताता हूँ करना कैसे है। देखो, केयरफुली देखना और इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो क्लास को बार बार देख के इसको आप सीख लेना। ठीक है, देखो पहले मैं क्या करूंगा, नोज से सांस लूंगा, देखना आप अच्छे से। समझ गए बात आप, कि आपको क्या करना है, नोज से सांस लेना है अच्छा सा, है ना, कि आप 100% ले पाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, नोज को रोक देना है और माउथ के द्वारा 90% तक तो आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे छोड़ना है। और जब 10% आपको पता चलेगा 10% बची, उसको आपको क्या करना है, फोर्सफुली बाहर निकालना है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हो, डीप ब्रीथिंग रेस्पिरेशन आप एक्सरसाइज बोलते हो, जिसमें क्या होगा, ब्रोंकस के डायलेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। व्यक्ति को साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। फिजिकल के साथ उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना जरूरी है। कि जैसे मानो कोई पेशेंट हो सकता है, उसको बताएंगे कि देखो एक्चुअल में इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, अभी ट्रीटमेंट लग जाएगा, आपको आराम हो जाएगा, आपको 2 दिन बाद 1 दिन बाद क्या कर देंगे, छुट्टी दे देंगे, आप घर पे क्या मेडिसिन लेते रहना। और जिस भी सब्सटेंसेस से, जिस भी पदार्थ से आपको क्या है एलर्जी है, आप उसको क्या कर देना, उससे दूर रहना, उससे थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, उसके बाद चेंज पोजीशन, है ना, कि अस्थमा का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का पेशेंट है, कंटिन्यू क्या करेगा, लेटा रहेगा, तो उसको क्या होगा, अल्सर होने की संभावना बनी रहती है ना। अल्सर हो जाएंगे पीछे कमर पे, अल्सर हो जाएंगे पीठ पे, इसके बटक्स पे अल्सर हो जाएंगे, अपने एडियो में अल्सर हो जाएंगे। तुम क्या करते रहेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे टू प्रिवेंट अल्सर, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं कि चेंज पोजीशन टू प्रिवेंट अल्सर, अल्सर से बचने के लिए, यहाँ पे हिंदी में आपको मेंशन कर रहा हूं मैं कि टू प्रिवेंट अल्सर, है ना, कि अल्सर से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं। क्योंकि व्यक्ति कंटिन्यू लेटा रहेगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी और वहां पे अल्सर बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद O2 थेरेपी को क्या करना है, मेंटेन करना है। O2 थेरेपी को क्या करना है, नियंत्रित करना है। मेंटेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नियंत्रित करना, ठीक है। तो O2 थेरेपी को क्या करना है, मेंटेन करना है। क्या पता हमने यहाँ पे उस पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी लगाई हो तो उसको मेंटेन करना है, क्या मतलब हुआ कि हाँ व्यक्ति अब अपना सेल्फ क्या कर पा रहा है, रेस्पॉन्स ले पा रहा है, तो हम क्या कर देंगे कि उसके फ्लो को कम कर देंगे, उसके लीटर को कम कर देंगे। क्या पता व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है, हम उसके लेवल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो वो चीजें क्या करनी है, अपन को मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू उसका हाई फ्लो में चली जा रही है, कंटिन्यू लो फ्लो में वो क्या करना, अपन को मेंटेन करना है कि कितनी बढ़ानी है और कितनी ऑक्सीजन को क्या करना है, कम करना है। तो ये काम कौन करेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट करेगा, नर्सिंग केयर करेगी। क्या करेगी, O2 थेरेपी को क्या करना, मेंटेन करना। उसके बाद है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन का मतलब समझ गए आप। हमने आपको तो पहले बताया कोरोना काल में क्या होता कि एक स्टीमर आ रहा था, है ना, मार्केट में स्टीमर, उसमें क्या हो रहा था, ब्रोंकस का स्पाज्म हो रहा था। तो उसमें क्या कर रहे थे लोग कि उस स्टीम के अंदर गर्म पानी डाल के, या फिर उसमें क्या पहले से एक सिस्टम था कि गर्म पानी डाल दो, उसको क्या करो, बिजली में लगा दो और वो पानी अपने आप क्या होता है, गर्म हो जाता था, है ना। ये कंडीशन आपने सभी ने नॉर्मल घरों में देखी होगी। अस्थमा में क्या करते हैं, ब्रोंकस को क्या करना, डायलेट करना अपन को। तो हम क्या करेंगे, उस स्टीम इनहेलेशन के अंदर विक्स वगैरह डाल देंगे और उसको क्या करते हैं अपन अपने माउथ और नोज के द्वारा क्या करते हैं, उसको अंदर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ब्रोंकस स्पाज्म ठीक हो जाता है, मतलब वो ब्रोंको डायलेटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एलर्जी रिएक्शन से मरीज को दूर रखना। प्रिवेंशन बेटर देन द ट्रीटमेंट, है ना, प्रिवेंशन बेटर देन द ट्रीटमेंट। क्या आप क्या करो, किसी चीज से प्रिवेंट करोगे तो आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को बताना है कि आपको क्या करना है, जिस भी चीज से आपको एलर्जी है आप क्या रहो, उससे दूर रहो। आप सबसे पहले क्या करो, इस नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं। मैं ऐसा करता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। निमोनिया वाला टॉपिक हमने फर्स्ट 2 क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट करवा दिया था। अस्थमा वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर अपने डेफिनेशन पढ़ ली थी, कोज पढ़ लिए थे, सिम्टम हमने पढ़े थे, डायग्नोसिस हमने पढ़ा था, ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था और नर्सिंग मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको अस्थमा वाला टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और कंटिन्यू देखते रहो क्लासों को, जिससे क्या हो, आपका मोटिवेटेड मिलता रहे। और एक बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करो, जिससे आने वाले जो अपकमिंग जो भी वीडियोज हैं, जो भी टॉपिक्स है, आपको अच्छे से क्या हो, मिलते रहे। थैंक यू सो मच।